वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान भाई बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई टेस्ट सीरीज चाहिए, बीपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए। तो चलिए टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर मैंने शुरुआत कर दी है। अब होली की छुट्टी में हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर आपको जो है वीडियो दे दिए जाएं, ठीक है, चाहे वो पंचायती राज के हों या यूपी स्पेशल के हों, उन सभी की जो है बात हम यहाँ पर कर लेंगे। और ये हमारी टेस्ट सीरीज में जो है आज की टेस्ट सीरीज में हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और आप लोग बताना आप लोगों का स्कोर इसमें क्या रहा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है हम इनकी संख्या को बढ़ाते जाएंगे। आप इसको बाई करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, तो फिर आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इस टेस्ट सीरीज़ को बाई कर सकते हैं। ये एक सैम्पल पेपर है, इस तरीके से आप इसे समझो। बाकी जब आप बाई करोगे तो आपको पूरा सेट मिलेगा 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसमें जो है अभी हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए जिस तरीके का अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि भाई 5 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना। अब जो आप पेपर देने जाओगे ना उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये उसी पैटर्न पर बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑप्शन हैं इनमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से। बौद्ध परिपथ के भाग कौन कौन से हैं? यूपी में जो है एक बुद्धिस्ट सर्किट बना हुआ है, उसमें जो है कुछ क्षेत्र आते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से उसमें आते हैं। पहला है संकीसा, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा कुशीनगर, चौथा लखनऊ। बौद्ध सर्किट क्या है? बेसिकली वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में कभी ना कभी गए थे, तो उनको जोड़ते हुए एक बौद्ध सर्किट जो है बना दिया गया है सरकार के द्वारा। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन शामिल नहीं है, मतलब कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है। तो देखो ऊपर वाले तीनों शामिल हैं, ध्यान रखना, संकीसा, कपिलवस्तु और कुशीनगर। लखनऊ इसमें शामिल नहीं होता है, तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। लखनऊ इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आप इसे नोट कर लेना, ये तीनों तो आते ही हैं, यानी कपिलवस्तु, संकीसा और कुशीनगर, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं इनमें और बता दूं तो कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है, संकीसा भी है, सारनाथ है और कौशाम्बी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कामदगिरी पर्वत है? सीधे सीधे पेपर में आने वाला प्रश्न है, आ सकता है सीधे सीधे आपसे 20 नंबर में, 20 नंबर का जो यूपी स्पेशल है वहाँ पे आ सकता है। तो किस जिले में कामदगिरी पर्वत है, इसका अगर हम आंसर देखें तो कामदगिरी पर्वत जो है साथियों, यह आपको मिलेगा चित्रकूट में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ठीक है। नक्षत्रशाला आप लोग जानते ही होंगे, है ना, प्लेनेटोरियम, जहाँ से जो है प्लैनेट को स्टडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं नक्षत्रशाला। तो कहाँ पर है ये? तो भैया ये आपको मिलेगी रामपुर में, ध्यान रखना, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसको जो है 2012 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। और ये लेज़र तकनीक से चलने वाली देश की पहली नक्षत्रशाला है जो लेज़र टेक्निक पर आधारित है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो पद्म अवार्ड्स 2025 में कितने लोगों को चुना गया है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है 10, ध्यान रखना, 10 लोगों को जो है पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इन 10 में अगर मैं आपको उनके नाम बता दूं, चलिए तो ये देख लो। तो 10 में जो है 2 को मिला है पद्म भूषण और 8 को मिला है पद्मश्री। दो जो लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला है वो कौन कौन से, इनको देख लो आप लोग। वरिष्ठ पत्रकार राय बहादुर राय को शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता में योगदान के लिए। इसके अलावा साध्वी सितम्बरा को समाज सेवा में योगदान के लिए पद्म भूषण मिला है, तो 2 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 8 लोगों को मिला है यहाँ पर पद्मश्री। वो 8 लोग कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हो। आशुतोष शर्मा, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, हृदय नारायण दीक्षित, ये हमारे जो है
स्पीकर भी रह चुके हैं यूपी में, ठीक है। नारायण भुलई भाई, सत्यपाल सिंह, श्याम बिहारी अग्रवाल, सोनिया, नित्यानंद और सैयद ऐनुल हसन। तो ये टोटल 10 लोग हैं, ध्यान रखिएगा, यूपी के ही हैं, तो पेपर में आ सकता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली क्या है, ये आपसे पेपर में पूछ रहा है। गोल्डन ट्रायंगल, तो बेसिकली गोल्डन ट्रायंगल क्या है? एक तरीके का एक टूरिस्ट सर्किट है, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को आगरा और जयपुर से जोड़ देता है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे? आगरा, दिल्ली और जयपुर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। ये है गोल्डन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें कौन सा सही सुमेलित है, तो हमें ये पता हो कौन सा मंदिर कहाँ पर है, तभी हम इसका सही आंसर कर पाएंगे। देवी पाटन मंदिर क्या श्रावस्ती में है? नहीं, देवी पाटन मंदिर है बलरामपुर में, ठीक। अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं यूपी स्पेशल मत बनाओ, केवल पंचायती राज करवाओ। तो देखो पंचायती राज तो हम कर ही रहे हैं भाई, यूपी स्पेशल भी ज़रूरी है, 20 नंबर में है। और इस तरीके की परीक्षाओं में आप एक भी नंबर जो है मिस करना, मुझे लगता ये सही होगा या आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप सभी की तैयारी करो, इवन आप 15 नंबर का कंप्यूटर भी मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपको हज़ारों लोगों से आगे और पीछे कर सकता है। तो यूपी स्पेशल भी पढ़ो भाई, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वयं समझदार हैं। चीनी मंदिर क्या महोबा में है? नहीं, ये कुशीनगर में है, ध्यान रखना। चीनी मंदिर जो है चीनियों के द्वारा बनवाया गया भगवान बुद्ध का मंदिर है, ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम चीनी मंदिर है। फिर है बावली इमली, तो बावनी इमली जो है ये आपका फतेहपुर में है, ये सही है। और समस्तपुर पक्षी विहार जो है ये अमेठी में नहीं है, ये रायबरेली में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो एकमात्र सही है वो है केवल फतेहपुर वाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? बहुत ही फेमस है भाई स्कूल चलो अभियान, ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर ही आया है। और अगर आप 90s किड हैं, आपका जन्म अगर 1990 के दशक में हुआ है, 91 से लेकर 99 तक, तो आप भी देखेंगे गाना आता था, है ना, स्कूल चले हम, ठीक है, सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, सुना आप लोगों ने? तो वो इसी अभियान का जो है एक थीम सॉन्ग था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ है? इम्पोर्टेंट है भाई, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। और इनका जो बर्थडे है ये होता है हर साल 29 अगस्त को, और इसी दिन हम लोग मनाते हैं हर साल इनके बर्थडे पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। और इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार इनको सम्मिलित करना है। सबसे ज़्यादा SC आबादी आपको बतानी है, तो सबसे ज़्यादा SC आबादी जो है सीतापुर में है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा ST आबादी कहाँ पर है? सोनभद्र में है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर में है। तो इस तरीके से अगर हम इसे मिलाते हैं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जनगणना को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में आ सकती है। अब आपको बताना है, एक तरफ है नगर, एक तरफ है हवाई अड्डे, और कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है ये आपको आंसर करना है। चलिए देखते हैं। लखनऊ में मिलेगा आपको अमौसी, अमौसी एयरपोर्ट बहुत ही फेमस है ना। वाराणसी में आपको मिलेगा बाबतपुर, ठीक। कानपुर में अगर हम देखें तो कानपुर में आपको मिलेगा चकेरी, और आगरा मिलेगा खेरिया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक सेकंड, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल कंप्यूटर के देखते हैं। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर,
तो अभी ये क्या होते हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बेसिक बात है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कागज़ को टच करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्रिंटर है जो कागज़ को टच कर रहा है, तो अगर कोई प्रिंटर कागज़ को टच कर रहा है तो फिर उसे हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, करेक्टर प्रिंटर होता है। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ को टच नहीं करते। जैसे बहुत ही फेमस आप लोगों ने सुना होगा लेज़र प्रिंटर जो अब आ रहे हैं ना लेज़र जेट जो प्रिंटर होते हैं या थर्मल प्रिंटर होते हैं, वो जो है कागज़ को टच नहीं करते। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इंकजेट तो है, थर्मल भी है, लेज़र भी है। डेज़ी व्हील प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कंप्यूटर के शॉर्टकट की के संदर्भ में इनको सम्मिलित करना है। F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, ये कीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको बताना है कौन सा जो है सही है। चलिए देखते हैं। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर, F1 होता है हेल्प के लिए, ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ ए का दूसरा, ठीक है। F2 की अगर हम बात करेंगे तो F2 जो है ये फाइल के नाम में परिवर्तन के लिए आता है, यानी बी का तीसरा। सी की अगर हम बात करें तो सी है F3, सी का जो F3 जो होता है सर्च के लिए आता है, तो इसका हो जाएगा चौथा, और डी का अपने आप हो जाएगा पहला। तो 2 3 4 1 और 2 3 4 1 अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना F5 जो होता है ये होता है रिफ्रेश के लिए, ठीक, ध्यान रखना। F2 होता है फाइल के नाम में परिवर्तन के लिए। इस तरीके से आप इन्हें मिला सकते हो। और देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, पहला कंप्यूटर एंटीवायरस कौन सा है, पहली कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सी है, और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला जो कंप्यूटर वायरस था साथियों, ये था क्रीपर, ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला कंप्यूटर एंटीवायरस की अगर हम बात करें, पहला कंप्यूटर एंटीवायरस कौन सा है, तो ये हो जाएगा रीपर, ठीक है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा। और पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, ये हो जाएगा सी। और पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-1, तो ये हो जाएगा डी, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस अनुसार अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपसे पूछ रहा है। तो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी साथियों, ये हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ये डेट आप लोग ध्यान रखना, पेपर में आ सकती है। इसलिए हमने शुरू किया था डिजिटल इंडिया, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना और डिजिटल साक्षरता में सुधार करना। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि वो कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानते हो, मोबाइल वगैरह चलाना जानते हो, है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल साक्षर। तो इसीलिए शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया। अगला सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है पंचायती राज से। ई गवर्नमेंट में सहभागिता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो इनके ई गवर्नेंस में कितने तरीके का जो है गवर्नमेंट और दूसरे लोगों का जो है सहयोग होता है, उसको हम देखते हैं। तो ये 4 तरीके का होता है, ध्यान रखना। कौन कौन सा, लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला होता है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक सरकार दूसरी सरकार से किसी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करती है तो फिर इसे हम कहते हैं G2G। दूसरा होता है G2C। G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी जब सरकार नागरिकों के साथ बातचीत करती है
और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को एक पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रदान करती है, एक मंच देती है, तो इसको हम बोलते हैं G2C। ठीक है। तीसरा होता है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी व्यवसायों के लिए सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है ना, और जिसके माध्यम से व्यवसायी सरकार से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं, इस प्रकार की सहभागिता को हम बोलते हैं G2B। ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है, तीसरा तो हो गया, चौथा वो होता है G2E। G2E का मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, जिसका मतलब है सरकार और उसके कर्मचारियों अधिकारियों के बीच संवाद और संचार। तो टोटल 4 तरीके का जो है गवर्नमेंट की सहभागिता होती है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इनके फुल फॉर्म भी आ सकती है। G2G क्या है, G2C क्या है, G2B क्या है, G2E क्या है, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई ये। आगे देखते हैं 26 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का विंडो 11 संस्करण कब लॉन्च किया, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर 2021 को, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण क्या है भैया, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो आप लोग ये जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अगर हम उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो देखो कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है। पहली होती है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। दूसरी होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और फिर होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ध्यान रखना ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये बड़ी मेमोरी होती है, ठीक है ना, और मेनली जो डेटा है वो इसी में ही संकलित रहता है। बाकी जो आपका इनको जो है हम रोम भी कह सकते हैं, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है इसको ऐसा बोला जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताना इन्हें रोम बोल सकते हैं कि नहीं। और बाकी ऊपर वाली जो है ये आपका रैम है, ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए 28 है, सेल सीमा F4.P10 में कितने सेल्स होते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता भाई ये क्या है, ठीक है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। आगे देखिए 29, आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या चीज़ है, ठीक है। 29 देखिए, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें न्यूनतम जूम 10% होता है, अधिकतम जूम 500% होता है। इसके एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर 32,667 तक लिखा जा सकता है। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट के रूप से 3 शीट प्रदान की जाती हैं। हमने पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 10% तक इसमें जूम होता है, ठीक है, और एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर 32,767 तक लिखे जा सकते हैं, ये भी सही है, ठीक। और इसकी वर्कबुक में डिफ़ॉल्टर के रूप में 3 शीट प्रदान की जाती हैं, ये भी सही है। अधिकतम जूम 500% होता है, ये गलत है, तो केवल हो जाएगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। और ये देख लो आप लास्ट इसमें, कंट्रोल डी दबाने से MS वर्ड में कौन सा संवाद बॉक्स खुल जाता है, ये आपको बताना है। तो जब आप कंट्रोल डी दबाओगे MS वर्ड में तो आपका फॉन्ट नामक ऑप्शन खुल जाएगा, याद रखिएगा। फॉन्ट जानते हैं ना, ठीक है, लिखने का अलग अलग तरीका, ठीक है, तो वो यहाँ से जो है खुल जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा वीडियो। अभी हम चूँकि पहली क्लास है तो जो है इसको जो है हम आगे और बढ़ाएंगे, और बाकी जो हमारी पेड क्विज रहते हैं उनको भी आप एक बार देख लो किस तरीके से हम लोग करवाते हैं। अब ये सवाल है, न्यायिक कार्य में संबंधित ऋग वैदिक जनजातीय सभा का क्या नाम था, ये ऑप्शन है। आप इसे बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने जो है लागू की थी। तो इस तरीके से जो है सवाल आपको यहाँ पर हम पेड क्विज में देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में महिलाओं को कितने सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताओ ये सारे सवाल, ठीक है। ये तीनों सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, 10 और इधर आ जाओ 1, तो ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप इनको देखिए बाई करना चाहते हैं, ठीक, तो इन दिए गए इसको आप एक बार देख लो, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज 400 रुपये की है, पेड क्विज 500 रुपये के हैं, अलग अलग हैं आपके, ठीक।
तो यहाँ पर आप इन पे कॉल करके इसे बाई कर सकते हैं। बाकी हम स्टैंडर्ड इसका और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये पहली क्लास थी तो बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खूब अच्छे से खेलो, खूब मौज करो, लेकिन पढ़ाई भी करते रहना। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही मौज में चले जाओ तो फिर पढ़ाई गई तेल लगाना, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर भी 1 महीने में होने ही वाला है। तो मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, होली भी खेलो, सब काम करो, लेकिन हाँ अपने लक्ष्य को कभी भी मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होली पे मैं भी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।